बचपन से ही खेतों में काम करना, घर के कामों में मम्मी की हेल्प करना और उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट करना। और मेरी शादी ही एक ऐसे शर्त पर हुई थी कि मुझे जॉब नहीं करना है, कि मेरे सारे सपने तो टूट ही चुके थे। तब मैंने वहां पर डिसाइड किया कि जो भी ये लोग चाहते हैं मैं वही करूंगी और मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बन के दिखाऊंगी। तभी मेरी नज़र एक सिलाई मशीन पर पड़ी और आज महीने के 20 लाख से भी ज़्यादा कमा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा राजपूत है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। बचपन से ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग्स इन सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, मैं तो कुछ अलग करना चाहती थी। लेकिन मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ पर बहू को यहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं रहना, घर के अंदर रहना है, घूंघट में रहना है, बहू का एक दायरा होना चाहिए। कैसे मैंने जॉइंट फैमिली में रहकर अपने पूरे परिवार की सोच को बदला और आज मेरा 3000 स्क्वायर फीट का इंस्टीट्यूट है। और कैसे मैंने बिल्कुल जीरो से और 70 रुपए से इस जर्नी की शुरुआत की और आज मैं महीने के 20 लाख से भी ज्यादा कमा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही छोटे से गांव हाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पापा एक किसान थे और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ। बचपन से ही खेतों में काम करना, घर के कामों में मम्मी की हेल्प करना और उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट करना। हमारे इधर गांव में 9th क्लास में ही ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है, जैसे साइंस लेना है, जैसे कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। लेकिन हमारे दिल्ली में ये 11th क्लास में डिसाइड करते हैं। एक्चुअली मैंने गांव की लड़कियों को देखा कि कभी प्रैक्टिकल वाले टाइम घर से मशीनें लेकर जा रही हैं, मशीनों से कुछ कुछ स्टिच करके मैम को दिखा रही हैं, कभी खाना बना रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टिचिंग लाइन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने साइंस साइड को चुना। इसलिए मैंने साइंस साइड ले ली और साइंस साइड से ही मैंने अपनी 12th पास की। उसके बाद की पढ़ाई के लिए मुझे कहीं दूर जाना था क्योंकि मैं BBA या BCA करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करूं, क्योंकि मैंने पापा को देखा। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। खेतों में काम करने के अलावा हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पापा खुद ही सिला करते थे, बल्कि पापा कोई टेलर नहीं थे और ना ही मेरे पापा के फैमिली बैकग्राउंड में कोई टेलर था। इसीलिए और मैंने पापा को ये भी देखा कि पापा ने घर में एक छोटी सी आटा चक्की लगाई ताकि गांव वालों का आटा पीसकर थोड़े से पैसे बन सके। तो इस तरह से मैंने पापा को बहुत स्ट्रगल करते देखा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं भी कुछ मेहनत करके पापा का नाम रोशन करूंगी और उनको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं BBA या BCA करूंगी और एक अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी। लेकिन वो कॉलेज मेरठ में था तो पापा एग्री नहीं हुए, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा था और पापा इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए पापा ने मेरा पास के ही कॉलेज में एडमिशन करा दिया। मैंने वहाँ से BSc पास किया और BSc कंप्लीट करते ही एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। जैसे ही रिश्ता आया तो पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छा रिश्ता आया है, आप मना मत करना। मैंने कहा ठीक है पापा, लेकिन लड़के वालों की एक शर्त थी, लड़की जॉब नहीं करेगी। अब ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे सारे सपने तो टूट ही चुके थे। मुझे लगा था कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया तो शायद से मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर नहीं पाऊंगी। इसीलिए मुझे पापा की एकदम से एक बात याद आई। पापा ने बचपन में हमारी कुंडलियां बनवाई थी सभी बहन भाई की, और वो भी बहुत पहुंचे हुए पंडित से। तो उस कुंडली में साफ साफ लिखा था कि इस कन्या के भाग्य में नौकरी का योग नहीं है। अब मुझे धीरे धीरे करके पता चलने लगा था कि शायद मेरी लाइफ में यही लिखा है। और पापा भी बोल रहे हैं कि शादी के लिए बिल्कुल मना मत करना। शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, वो सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने बोल तो दिया कि ठीक है मैं जॉब नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, एक लड़की का जब शादी होता है तो उसका सरनेम ही नहीं सब कुछ बदल जाता है। वहां पर जब नए परिवार में मैं गई तो वहां पर मैंने देखा कि सब लोग अपनी अपनी राय मुझे बता रहे हैं। या तो मैं 10 लोगों के बीच में अपने आप को सेक्रीफाइस करती या फिर मैं उन लोगों को मना लेती। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे ससुराल वालों की जो सोच थी
वो बिल्कुल इस तरह थी कि बहू को घर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। और मेरी शादी ही एक ऐसे शर्त पर हुई थी कि मुझे जॉब नहीं करना है। तब मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि जो भी ये लोग चाहते हैं मैं वही करूँगी और मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बन के दिखाऊँगी। तो मैंने धीरे-धीरे करके घर के काम सब कुछ मैं अच्छे से करती थी और उसके साथ-साथ मैं बिल्कुल एक दायरे में रहती थी, जैसे घूंघट करना, जो वो लोग चाहते थे कि हमारी बहू बने, तब मैंने उनका मन जीत लिया और धीरे-धीरे करके मैंने कुछ ऐसा डिसाइड भी किया ताकि मैं घर पे रह के ही कुछ कर पाऊँ। तो मैंने एक बात अपने हस्बैंड से शेयर की, क्या मैं घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ? क्योंकि मैं वो सारे काम करने को तैयार हूँ, मैं घर का सारा काम करूँगी, मैं उसके साथ-साथ बाकी का आपके मम्मी-पापा का सबका ध्यान रखूँगी और सारा चीज़ें आपको घर के सारे काम बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ मुझे एक परमिशन दे दीजिए कि मैं दोपहर में या फ्री टाइम में कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं अपनी पहचान बना पाऊँ। तो मैंने उनको बोला कि क्या मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैंने बीएससी किया है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हारे तो सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में थे। बात तो सही थी। एक्चुअली मैंने कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ज़रूर पढ़ा था, लेकिन मेरे सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में थे और यहाँ पर दिल्ली में तो सारे सब्जेक्ट्स बच्चों के इंग्लिश में होते हैं। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, कहीं मैं बच्चों का फ्यूचर खराब ना कर दूँ, तो ये आइडिया तो हो गया फ्लॉप। तब मैंने अपना दिमाग किसी और तरफ दौड़ाया। मैंने सोचा एक ही तो चीज़ खत्म हुई है, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तभी मेरी नज़र एक सिलाई मशीन पर पड़ी। एक्चुअली वो सिलाई मशीन मुझे मेरी मम्मी ने दहेज में दी थी। हमारे उधर सिलाई मशीन सभी लड़कियों को दी जाती थी। भले ही उसको ज़्यादा सिलाई करना नहीं आता, लेकिन उधर सभी लड़कियां थोड़ा बहुत कुछ स्टिच कर लिया करती थी, सिर्फ अपने लायक। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया बचपन में पापा स्टिचिंग करते थे, जो कि मैं अपने घर बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो पापा हेल्प के लिए मुझे ही बुलाया करते थे। तो इस तरह से पापा की हेल्प करते करते मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली थी। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमारे कॉलेज में सिर्फ वाइट कलर की यूनिफॉर्म चलती थी। तो मैंने उस वाइट कलर के यूनिफॉर्म को बहुत सारे डिज़ाइंस में बनाया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई डिज़ाइन का नहीं था, कोई भी डिज़ाइन में चले लेकिन वाइट कलर ही होना चाहिए। तो वहाँ पर मेरे क्लासमेट और इनफैक्ट मेरी टीचर्स भी मेरे काम को एप्रिशिएट करती थी। कहती थी निशा, साइंस साइड की स्टूडेंट होकर तुझे स्टिचिंग कैसे आती है? तो वहाँ से मुझे वो चीज़ें मिली कि अगर मैं वो सारी चीज़ें बना सकती हूँ, तो मैं इस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेकर जा सकती हूँ। तो मैंने जो मम्मी की दी हुई मशीन थी, उसी मशीन से बिज़नेस करना स्टार्ट किया। पहले मुझे नाम डिसाइड नहीं हो रहा था, पहले मुझे लगा कि मैं इसका क्या नाम रखूँ? तो अभी कहते हैं ना कि एक नाम एक पहचान नहीं, बल्कि एक सपने का आधार होती है। तो मैंने नाम डिसाइड करने के लिए एक बड़ी-सी लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम ऐड किए और उसमें मैंने अपना नाम भी ऐड किया और मम्मी को बोला कि मम्मी ये लिस्ट पंडित जी के पास लेकर जाओ और उनको बोलो कि मेरी बहू को बुटीक ओपन करना है, तो क्या नाम अच्छा रहेगा? मम्मी गई पंडित जी के पास और जैसे ही वो आई, उन्होंने मेरा नाम ही बताया। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने तो तुम्हारा ही नाम बताया है। तो बस क्या था, मैंने निशा बुटीक का बोर्ड बनवा दिया और अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगा दिया। जैसे ही मैंने बोर्ड लगाया, वैसे ही अगले ही दिन एक क्लाइंट मेरे पास आई और उस क्लाइंट को शिरडी जाना था। अब देखो मेरी लाइफ की, मेरी इस जर्नी की शुरुआत कितने अच्छे टाइम से हुई, कितने अच्छे क्लाइंट से हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो क्लाइंट उस ब्लाउज को पहनकर शिरडी जाएगी। तो मतलब वो मेरा आशीर्वाद था, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया। तो मैंने बड़ी शिद्दत से उस ब्लाउज को स्टिच किया। उन्होंने मुझे 70 रुपए सिलाई दिया और वो सिर्फ मेरे लिए एक 70 रुपए नहीं थे, बल्कि मेरी सफलता की तरफ मेरा एक पहला कदम था। और धीरे-धीरे करके ये बात पूरी कॉलोनी में फैलने लगी कि इनकी बहू तो स्टिचिंग बहुत अच्छा करती है, बहुत रीजनेबल प्राइस भी है और दूर-दूर से मेरे पास क्लाइंट आने लगे। जैसे ही क्लाइंट बढ़ने लगे, मुझे एक बात खलने लगी, मुझे जगह की बहुत कमी थी। एक्चुअली मेरी ससुराल में जगह बहुत कम थी, घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक ही मशीन आ पा रही थी, लेकिन लोगों ने मेरे काम को इतना एप्रिशिएट किया, तो लोगों ने चाहा कि मैं उन लोगों को अब स्टिचिंग सिखाना भी शुरू कर दूं। तो मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले को सुनकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई
एक्चुअली मैंने अपने ड्राइंग रूम का फर्नीचर बेचने का डिसाइड किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जगह मिले, मुझे जगह चाहिए थी, ड्राइंग रूम का फर्नीचर नहीं। बट ये बात मैंने अपने ससुराल वालों के साथ शेयर नहीं की और मैंने चोरी छिपे से वो फर्नीचर बेच दिया। अब बेच तो दिया, लेकिन जब वो फर्नीचर लेने घर आए तो ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया मुझ पर। इनफैक्ट 15 दिन तक मेरी ससुराल वालों ने मुझसे बात तक नहीं की और मैं सोच ही रही थी कि धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। वो लोग फर्नीचर लेकर चले गए और मुझे मेरी जगह मिल गई। कुछ दिनों के बाद मैंने धीरे धीरे करके सामान लेना शुरू किया। जैसे ही मेरी अर्निंग बढ़ती रही वैसे वैसे ही मैंने मशीनें लेना स्टार्ट किया। पीको का मशीन लिया, ओवरलॉक का मशीन लिया और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने काफी सारी मशीनें ले ली थी। अब धीरे धीरे करके मेरी सिलाई का बिजनेस तो बढ़ ही रहा था, धीरे धीरे करके मेरा बैच भी बनने लगा था। लोग मुझसे दूर दूर से सिलाई सीखने भी आने लगे। जैसे ही एक बैच बना, उसके बाद दूसरा बैच बना, उसके बाद तीसरा बैच बना। ऐसे ही काम मेरा जोरों से बढ़ने लगा था और इसी बीच मैंने एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद मैंने सिर्फ 1 ही महीने का रेस्ट लिया और फिर से मैं अपने काम में लग गई। अब धीरे धीरे करके मेरी फैमिली वाले भी मेरे साथ हो गए थे। धीरे धीरे करके मैंने घर से बाहर कदम निकालना भी स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो उनको बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, लेकिन मम्मी आज मैं बुकरम लेने जा रही हूँ, आज मैं धागा लेने जा रही हूँ, अभी मैं लाइनिंग लेने जा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने कदम बाहर निकाले। अब मेरा बुटीक और बड़ा रूप ले रहा था। धीरे धीरे करके मेरे सपने भी बड़े होते जा रहे थे। तो मैंने एक और बड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा कि अब मेरा बुटीक घर के बाहर भी अपनी पहचान बनाएगा। वो बात मैंने अपने फैमिली वालों से शेयर की और मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू चाहती है कि बाहर बुटीक करे तो हम तेरी हेल्प करेंगे। कुछ पैसे मैंने जोड़े हुए थे और कुछ पैसे मेरी फैमिली वालों ने भी मेरा सपोर्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया और हमने एक दुकान बना ली। एक दुकान, अब देखो हमारा बुटीक, निशा बुटीक, अब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी अपनी पहचान बनाने लगा था। अब धीरे धीरे करके मेरा बुटीक भी और ग्रो कर रहा था। इसी बीच मैंने सेकंड बेबी भी प्लान कर लिया था। अब 26 मई का दिन, जिस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना था, उस दिन मैंने सुबह से ही एक टारगेट बनाया हुआ था कि शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, लेकिन उस चीज को मैं फील नहीं कर रही थी। मैंने ये देखा कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट का अभी काम बचा है, तो मैं ये पूरा काम फिनिश करके ही जाऊंगी। जैसे ही काम करते करते शाम के 5 बज गए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे जाना ही है। वैसे ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया और मदर इन लॉ मेरी डायरेक्ट मेरे बुटीक पर आई और मैं बुटीक से घर भी नहीं गई, डायरेक्ट मैं बुटीक से अपने हॉस्पिटल चली गई। और हॉस्पिटल जैसे ही मैं 6 बजे हॉस्पिटल पहुंची तो 11 बजे मुझे मेरा बेटा हो गया। वहां पे भी मैंने सिर्फ 1 ही महीने का रेस्ट लिया और धीरे धीरे करके फिर से अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी थी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी थे, उसका भी ध्यान रखना। और एक तो मैं 1 महीने के बच्चे को घर पे छोड़कर अपने बुटीक पे आती, घर का काम करती और बीच बीच में हर घंटे में उसको दूध पिलाने भी जाती। तो काम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ने जो मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी, मेरे सपनों को नए पंख दिए, वो था टिकटॉक। अब टिकटॉक नाम का एक प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। मैंने भी सोचा, मैंने भी एक अकाउंट बनाया और वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं स्टिचिंग की वीडियोस बनाती थी, मिलियंस में जाने लगी। धीरे धीरे करके लोग मेरे पास बहुत ज्यादा आने लगे। अब इतना ज्यादा मेरे पास काम बढ़ने लगा तो मैंने एक और बड़ा फैसला लिया, क्योंकि उसी बुटीक पर मैं क्लाइंट भी हैंडल करती थी, उसी बुटीक पर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस भी देती थी। वहां पर मेरे बहुत सारे स्टाफ भी थे, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके टीम को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, खुद से मैनेज नहीं हो रहा था। अब मैंने एक और बड़ा फैसला लिया। मैंने वो फैसला अपने घर वालों को बताया कि मैं चाहती हूँ इस बुटीक को 4 फ्लोर में बनवाना, क्योंकि अब ये मैनेज नहीं हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। घर वालों ने भी मेरा साथ दिया, घर वालों ने भी कहा ठीक है बना देंगे। थोड़े दिन के बाद फिर से मैंने बोला, घर वालों ने कहा ठीक है अब भी बना देंगे। तो ऐसे कर करके उन्होंने 2-3 महीने निकाल दिए। अब मैंने सोचा ये एक्शन तो मुझे ही लेना पड़ेगा। तो मैंने खुद और अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी बुटीक का सारा सामान अपने घर के ऊपर
टीन की शेड में रखवा दिया कि अब तो मैं दुकान खाली करूंगी, तब तो ये लोग मेरी दुकान बना के देंगे ही देंगे। तो मैंने ऐसा किया और जैसे ही दुकान खाली हुआ तो घर वालों ने भी तोड़ना शुरू कर दिया। अब मेरे बुटीक की छत टूट चुकी थी और सबसे बड़ी रुकावट मेरे सामने आई कोरोना। उसके बाद दुकान भी बंद, सब कुछ बंद और मेरे सपने भी वैसे के वैसे ही रह गए। कुछ महीने तक सब कुछ बंद था। घर वाले मुझे बहुत सुना रहे थे कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसी ने दुकान को खाली किया और अगर आज दुकान खाली नहीं होती तो सामान पूरा सेफ होता, घर की छत पर पड़ा हुआ खराब नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुला। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही मेरा बुटीक भी बनना स्टार्ट हुआ और वहां पर घर की छत पर जून जुलाई की तपती धूप, टीन की शेड में मैं अपनी क्लासेस दे रही थी, अपना बुटीक का काम कर रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे उधर काम हो रहा था और उधर मेरा बुटीक बन रहा था। ठीक 1 साल बाद मेरा बुटीक बन के तैयार हुआ। निशा बुटीक एंड एकेडमी, मेरे सपनों का महल मेरे सामने खड़ा था और बाकी की कॉलोनी में सब लोग बोल रहे थे कि ये इन लोगों ने क्या कर डाला, क्या इतना बड़ा बुटीक होता है, क्या 4 फ्लोर का कभी बुटीक हो सकता है, और वो भी इतनी छोटी सी कॉलोनी में, कौन आएगा यहाँ पर, कैसे चलेगा ये बुटीक। हमें तो नहीं लगता, इस टाइप का बुटीक तो मॉल में होना चाहिए। एक्चुअली हमने अपने घर की पूरी इन्वेस्टमेंट उस बुटीक में लगा दी थी। हमने इंटीरियर ही बहुत लाखों में करवाया था। एक्चुअली उस बुटीक को बनाने में हमारे 30 लाख के आसपास पैसा लग चुका था और हम बिल्कुल सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर लगा चुके थे। खैर, बुटीक पूरा तैयार हुआ और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब हमें पंडित जी से पूजा करवा के काम स्टार्ट कर देना चाहिए। मम्मी पंडित जी के पास गई और जैसे ही पंडित जी हमारी दुकान में पूजा के लिए आए, पंडित जी ने कुछ ऐसा बोला कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पंडित जी ने बोला कि ये दुकान 1 या 2 साल से ऊपर चलने ही नहीं वाली। अब मैं थमी की थमी रह गई। मैं और मेरी फैमिली वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हूँ, क्योंकि हमने सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे लगा दी थी और पंडित जी ने क्या बोला कि ये दुकान 2 या 1 साल से ज्यादा चलने ही नहीं वाली। अब मैं बहुत टेंशन में आ गई, लेकिन मैंने फैमिली वालों को समझाया कि आप टेंशन ना लीजिए, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाला हमें इसका फल देता है। बस मैंने मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा और मैं कंटिन्यू ऐसे ही काम करते जा रही थी, काम करते जा रही थी। अब टिकटॉक तो बंद हो चुका था, लेकिन मैंने बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी और भी मौज वगैरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, तो मैंने वहां पर भी वीडियोस बनाना जारी रखा। वहां पर भी मैं वीडियोस बनाकर डालती रहती थी। अब जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे थे, कॉन्टैक्ट्स बनने लगे थे, स्टूडेंट्स मुझसे सीखने के लिए कॉल करने लगे कि मैम अब हमें ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। तो मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस भी देना स्टार्ट किया। पहला बैच मेरा इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि अगले ही महीने मेरे 4 ऑनलाइन बैच बन गए, 4 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। मैं इतना बिजी रहने लग गई और मेरा काम इतना तेजी से बढ़ने लगा और वो बुटीक मेरे लिए छोटा पड़ने लगा। अब आप सोचिए कि हमने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उस बुटीक पर कर दी थी। मई जून का महीना था और मेरे पास माइक भी नहीं था, क्योंकि मैंने सारी इन्वेस्टमेंट मेरी फैमिली की और हमारी उस बुटीक में लग चुकी थी। बिना माइक के मैं क्लासेस दे रही थी और मई जून के महीने में, गर्मी में, दिल्ली की गर्मी आपको पता है कैसी होती है। मई जून की गर्मी में मैंने गेट भी बंद किए और फैन भी बंद, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, ताकि मैं स्टूडेंट्स को अच्छी रिकॉर्डेड वीडियो दे पाऊँ और मेरा स्टीम प्रेस हमेशा ऑन रहता था। मतलब मैंने इतनी गर्मी में क्लासेस दिया और क्लासेस मेरा सुबह 9:30 से स्टार्ट हो जाता था और इवनिंग में 7:30 तक मेरी क्लासेस चलती थी। रेगुलर क्लासेस चलना और ये सारी चीज़ें, मैंने स्ट्रगल इतना ज़्यादा किया लाइफ में कि मुझे वो बुटीक भी छोटा पड़ने लगा। अब वो पंडित जी की बात मुझे याद आई। पंडित जी ने कहा था कि आपका ये बुटीक 1 या 2 साल तक ही चलेगा, और ये बात सच हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना मेहनत करूंगी और ये बुटीक मेरा छोटा पड़ने लगेगा, इसलिए मैं उसको बंद करूंगी। और आज मेरा 3000 स्क्वायर फीट में इंस्टीट्यूट है। 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं आत्मनिर्भर बना चुकी हूँ। 70 रुपए से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज महीने के 20 लाख से भी ज्यादा कमा रही हूँ। मैं हर उन हाउसवाइफ से ये कहना चाहूंगी कि वो घर बैठे ही बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं
जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे कुकिंग है, स्टिचिंग है, मेकअप है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ से सीखकर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। बस करने का जज्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। तो आप हर किसी उस परिस्थिति से भी लड़ सकते हो, जैसे मैंने लड़ा है। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। उन्होंने जो शर्त रखी थी कि मैं जॉब नहीं करूंगी, आज वो खुद मैनेजर की जॉब छोड़कर मेरे साथ मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मैं जोश टॉक्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने का। जोश टॉक्स पर बहुत बड़े बड़े लोगों की वीडियोस को मैंने देखा, वहाँ से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला और मैं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे आना, और आज मेरा ये सपना सच हुआ। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा होकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक्स टू जोश टॉक, और थैंक यू आप सबका जो मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं। आपके इस सहयोग से, आपके इस सपोर्ट से आज मेरा सपना सच हो पाया है।